हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रोड्स, ब्रिजेस, अलग से जो सिविल जो प्रोडक्शंस होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डिंगें बनाती है। सो ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। सो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो ये कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे EPC कंपनी को पहले कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बिल्डिंग का, सिविल कंस्ट्रक्शन का। तो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद में कंपनी इंजीनियरिंग करती है, किस तरीके से बनाना है, फिर प्रोक्योरमेंट करती है माल का, फिर बाद में कंस्ट्रक्ट करके सामने वाले बंदे को दे देती है। अब नेक्स्ट कंपनी के पास में खुद का RMC है, मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर में कंक्रीट की ज़रूरत तो पड़ती है मिक्स करने की, तो वहाँ पे कंपनी ने खुद का बना रखा है रेडी मिक्स कंक्रीट का सिस्टम। तो वो कंपनी के पास में है। नेक्स्ट कंपनी विंड पावर जनरेशन। अब काफ़ी सारे इंटेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव वर्क्स हैं, तो वहाँ पर कंपनी के पास में खुद का विंड पावर जनरेशन भी है। टोल कलेक्शन का भी काम करती है और रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के अंदर में भी काम करती है, जो कि रिसेंटली इन्होंने 2 रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स भी जारी किए हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब ये कंपनी की जो शुरुआत हुई थी पर्टिकुलरली ये 1986 के अंदर में हो गई थी। 3 लोगों ने मिल के आपस में पार्टनरशिप फर्म की तरह इसको शुरुआत किया था। उसके बाद में धीरे धीरे 2005 में इन्होंने BR गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया और फिर इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया अभी रिसेंटली 2018 के अंदर में। तो इस तरीके से कंपनी चलती हुई आई है। अब कंपनी की जो आज के दिन कंपनी के अंदर में 3 सब्सिडरीज भी हैं आज के दिन। ये पहली सब्सिडरी है BRDSR लातेरी शमशाबाद प्राइवेट लिमिटेड, एंड नेक्स्ट वन इज दिस BR गोयल टोलवेज LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओनली, एंड दिस इज BRGIPIL JVKTIL LLP अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म्स इनकी वो हैं, सब्सिडरीज हैं 3, एक प्राइवेट लिमिटेड है, 2 पार्टनरशिप फर्म्स है। नेक्स्ट कंपनी को आज के दिन जो कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, उनका नाम है मिस्टर ब्रिज किशोर गोयल जी। यहाँ पर 60 साल के हैं आज के दिन। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनकी अगर आपको देखना तो ये इनकी फ़ोटो है। ये इनके बारे में दूसरी कंपनियों के अंदर में जो इंटरेस्ट बने हुए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई। ये इनकी इन्फॉर्मेशन है ब्रिज कुमार गोयल जी की, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी, अब ये जो पर्टिकुलर लोग हैं इन ये मिलके इस कंपनी का IPO लेके आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे उठा रहे हैं। तो किस तरीके से उठा रहे हैं, कब उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे बात कर लेते हैं। तो 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कंपनी का IPO खोलने वाला। 135 का कट ऑफ प्राइस सेट किया। 85 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रहे हैं ये यहाँ पर, एंड 320 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा के ये पैसे उठा रहे हैं, 85 CR। सो अब इसका जो IPO लिस्टिंग हो जाएगा वो 14 तारीख तक लिस्ट हो जाएगा इस कंपनी का IPO। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर कंपनी पैसे उठा रही है वो किस काम में लेने वाली है, तो 8 करोड़ रुपए तो बोल रहे हैं कि हमको जो और मशीनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमारे पास मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारा काम ही ऐसा है, तो उसके लिए मशीन वगैरह खरीदनी है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास जो ऑलरेडी काम ऐसा है कि प्रोजेक्ट मिल जाता है फिर हमें खुद पैसों से करना पड़ता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो 42 करोड़ रुपये उसके लिए चाहिए। तीसरा, तो छोटी मोटी और कंपनियां इसी सेक्टर में जो काम करती हैं उनको फिर हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब उनको एक्वायर करना है ताकि हम अपने कंपनी को फैला सकें, तो बाकी बचा हुआ पैसा हम उस चीज़ में खर्च करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में आज के दिन मालिकाना हक किनका कितना किसके पास में है। तो 100% शेयर होल्डिंग IPO से पहले जो है प्रमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास में ही थी। IPO के बाद में 73% के आसपास में रह जाने वाली। दोस्त वेरी गुड कि अच्छी खासी स्टेक जो है प्रमोटर जिन्होंने इस कंपनी को शुरुआत किया था उन्हीं के पास में रहेगी। दैट्स वेरी नाइस, राइट। अब यही जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं ब्रिज किशोर गोयल जी, उनके पास में भी कंपनी का 20% के आसपास में स्टेक आफ्टर द IPO भी रह जाने वाला, सो कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा। नेक्स्ट कंपनी, अब थोड़ी सी हम नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स की भी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, राइट, जिससे कि हमें थोड़ा सा और अंदाजा हो पाए इन डेप्थ में। तो कंपनी के बारे में जो टैक्स से रिलेटेड 7 केसेस चल रहे हैं, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी केस आ जाती है तो, और बाकी 8 करोड़ रुपए तक का कंपनी ने भी केसेस कर रखे हैं। कंपनी ने केसेस कर रखे हैं दूसरों पे, कंपनी पे केसेस 8 करोड़ रुपए के नहीं हो रखे। नेक्स्ट, कंपनी ने बैंक गारंटी भी दे रखी, बिकॉज LLP वगैरह कंपनी की सब्सिडरी है, तो बैंक गारंटी बिना फिर वो चीज़ें चलती नहीं है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में लोन अच्छा खासा लगभग 50 करोड़ रुपए तक का, जिसमें से 18 करोड़ रुपए तक का लोन तो कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं उन्होंने ही दे रखा है, कंपनी को लोन दे रखा है। अब जो पर्टिकुलर ये कंपनी है, ये जो प्रॉपर्टीज़ काम में लेती है, जैसे जो भी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, तो वो सारी लीज पर हैं, कंपनी डजंट ओन एनी ऑफ देम। नेक्स्ट, कंपनी जो लोगो यूज़ में लेती है, जो नाम यूज़ में लेती है, दैट आर ऑल दोज थिंग्स आर रजिस्टर्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
जो अब ये जो काम है ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 614 लोग आज के दिन इसमें काम कर रहे हैं और 210 तो टोल कलेक्शन में ही काम कर रहे हैं। बाकी 367 लोग बाकी जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम इसके जो लोग हैं वो खुद के ही हायर्ड हैं, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं ले रखे हैं। ज़्यादातर लोग इसके खुद के हायर्ड ही। दैट्स वेरी गुड, क्वालिटी अच्छा जाती है इस ऐसी चीज़ों में। कंपनी जो रेडी मिक्स कॉन्ट्रैक्ट का काम में लेती है वो जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से 30% के ऊपर में काम कर रही है। और इन्होंने रिसेंटली अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। दैट्स अगेन वेरी गुड। और उसके बढ़ाने के बाद में 30% के ऊपर में काम में ले रही है। दैट्स वेरी नाइस। वरना तो इस आईपीओ के पैसों से अभी थोड़ा कंपनी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर में और पैसा डाल रही है। दैट्स वेरी गुड, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में और पैसा डाल रही है। अब कंपनी रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? मेनली रेवेन्यू आ रहा है ईपीसी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। बाकी टोल कलेक्शन से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी का पैसा जनरेट हो रहा है। बाकी सेल ऑफ प्रोडक्ट से भी आ रहा है 6% के आसपास में। प्लॉटिंग से भी अभी कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आया अभी तक, बट आप आगे उम्मीद है प्लॉटिंग से भी रेवेन्यू आने की। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं मेनली वो कौन से हैं? तो गवर्नमेंट ज़्यादा क्लाइंट हैं कंपनी की। 24 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिले, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है प्राइवेट कंपनियों से भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये ऑर्डर बुक है आज के दिन 867 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इसके पास में पड़ी हुई है, जो कि अभी अनटच्ड है एज पर 30 सितंबर तक की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी आ गया, सो दिसंबर क्या 3 महीने ऊपर हो चुके हैं। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स और नए मिले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्च 31 का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। तो अभी भी अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट बुक इनके पास में, ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है। थोड़ा सा हम लोग इसकी बैलेंस शीट पे भी नजर डाले थे कितना पैसा इसमें टोटल लगा हुआ है कंपनी में। तो 263 CR लगे हुए हैं इस कंपनी में आज के दिन। उसमें से 127 CR ही कंपनी के लोगों के पैसे हैं, बाकी सारा पैसा कंपनी में जो लगा वो उधार ही का है। राइट, अभी पैसा कहाँ लगा हुआ है? तो मेनली जो पैसा जहाँ लगा होना चाहिए इस टाइप की कंपनियों में वहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 56 CR, फिर यहाँ पे 72 CR लगाए हुए हैं। इन्वेंट्री के अंदर माल पड़ा हुआ है इनके पास में 36 CR का। ट्रेड रिसीवेबल, अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ट्रेड रिसीवेबल तो रहना ही था। 23 करोड़ जो है कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है। दैट्स ग्रेट। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जरूर एक अब तक का नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर है कि कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं तो ये 31 जुलाई 2024 तक का ही डेटा है। तो एज़ पर दिस डेटा यहाँ पे 4 महीने की डेटा है ये। राइट, तो 4 महीने के हिसाब से कंपनी के पास में अगर 3 टुकड़े होते हैं एक साल के, राइट, 4 महीने के 3 ही टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पे 150 करोड़ का मान लो, तो यहाँ पे 450 करोड़ तक का ही कंपनी का रेवेन्यू इस साल जनरेट हो पाएगा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 3। तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रेवेन्यू की उम्मीद देखने को मिल रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। बट 2023 के मुकाबले जंप है, बट 2024 के मुकाबले डाउनवर्ड साइड है। दूसरा, कंपनी का यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा हैम्पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी की तरफ में इशारा करता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा कम रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, नेट प्रॉफिट जनरेट हो पाएंगे। तो अब हम एक उम्मीद जता के देख लेते हैं कि अब लोग पी और पी रेशियो बनाएंगे ना, उसमें हमें थोड़ा सा गड़बड़ नजर आएगा। तो इस रेवेन्यू स्ट्रक्चर के डाउनवर्ड साइड की वजह से ही कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी गड़बड़ा गया है। वो भी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग से 14 करोड़ रुपए माइनस में गया हुआ है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री थिंग, क्योंकि कंपनी को माल खरीदना पड़ा है। तो इतना माल खरीदना पड़ा है और माल इंटेंसिव बिजनेस है, तो वो इतना कोई ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अभी पूरे साल का जो डेटा आएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये क्लियर हो जाती हैं, बिकॉज पास्ट में इसका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, तो ये हो सकता है कि पूरे साल का जब डेटा आएगा 8 महीने का और एक्स्ट्रा ऐड होके 4 महीने के साथ में 12 महीने का डेटा, तब ये पॉजिटिव हो जाए। तो हमें 31 मार्च तक का जो रिजल्ट आएगा, जो कि जून लगभग अप्रैल जून तक आएगा, उसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी और कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर अब तक तो नज़र आया नहीं है। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं इसको दूसरी कंपनी के साथ में। तो हम लोग कंपैरिजन के लिए जो हम 15 कि इस साल जो है कंपनी कम से कम 15 शेयर तो कमा ही लेगी, जो कि पिछले 2023 के मुकाबले यहाँ पे 16 है, 15 तो कमा ही लेगी। 15 से 20 दोनों के हिसाब से हम लोग पी और पी बी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो पी रेशियो 15 के हिसाब से 320 का इन्होंने वैल्यू लगाया है खुद की कंपनी का, तो 15 के हिसाब से पी रेशियो निकलेगा 21 का, और 20 CR के हिसाब से निकलेगा 16 का। तो 16 से 21 का पी रेशियो के ऊपर में कंपनी कमाई कर रही है। तो इस टाइप की जो कंपनियां ऑलरेडी इसी पी पे काम कर रही हैं उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है? तो इसका है 40 का पी, इसका है 16 का पी। राइट, ये दोनों कंपनियों का नाम कंपनी ने खुद की RHP में खुद ही बता रखा है। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, जो कि EPC सेगमेंट में काम करती हैं, तो उनका पी रेशियो भी इसी सेगमेंट में, इसी के आसपास में
चलता हुआ आ रहा है मैक्सिमम कंपनियों का। इंडस्ट्री पी भी अगर लोग चेक करेंगे तो 24 के आसपास का है। सो दैट्स काइंड ऑफ फाइन कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले का नीचे है, तो ऊपर जाने की थोड़ी बहुत उम्मीद छोड़ी है। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से बात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो खुद की नेटवर्थ आज के दिन लगाई गई है वो दैट इज़ 127 CR एंड कंपनी पैसे उठा रही है लगभग 85, 127 + 85, तो ये लगभग हम 200 करोड़ रुपये मान के चल लेते हैं। तो 200 के हिसाब से हो गया 1.6 का पीबी रेशियो। यहाँ पर है 9 का पीबी रेशियो, यहाँ पर है 1.6 का पीबी रेशियो, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीबी रेशियो इज़ 1 to इंडस्ट्री का पीबी रेशियो इज़ हाउ मच, इंडस्ट्री का पीबी रेशियो इज़ नॉट ओवर हियर, ओके। तो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 3 3 3 3 2 1.5 2, सो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो के हिसाब से ही इन्होंने वैल्यू लगाई है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ जूस नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें जूस छोड़ा है, तो लगभग 23-30% के आसपास का ऊपर का जंप ले सकती है, देर आर चांसेस। बट कंपनी टोल के बिजनेस में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रही है, रेवेन्यू अच्छा कमा रही है। अभी पूरे साल का डेटा हमारे पास में है नहीं, तो आई थिंक आई एम होपफुल कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी रहेगी, बिकॉज कंपनी का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। सो अगर हमें फ्यूचर में सस्ते में मिलती है तो हम लोग लेकर के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ में। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी हमें जीएमपी पे डिपेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा। जीएमपी अगर यहाँ पर 60% से अबव मिलता है तो हम लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी सोच सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा रिजल्ट जो है 31 मार्च तक का जो रिजल्ट आने वाला है 2025 का, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, फिर हम अच्छे से लॉन्ग टर्म का विजन बना पाएंगे उसके बाद में। लिस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे ध्यान दें, 50-60% हो तो ही लिस्टिंग गेन के हिसाब से सोचें। बाकी फ्यूचर में अगर सस्ती मिलती है तो और रिजल्ट ख़राब नहीं होता है तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से उठा भी सकते हैं, राइट। तो ये अब तक का मेरा फाइनल व्यू बन रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव और रिसर्च करें, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। सी यू टुमारो।